हाँ अब ठीक है। ओके, तो दोबारा से स्टार्ट करें फिर। यस मैम। ओके। ओके ओके ओके। तो साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी का एक पार्ट है, ठीक है, और वो फिलोसफी से ही इवॉल्व हुआ है। साइकोलॉजी की सबसे पहले जो डेफिनेशन थी, जो सबसे पहले उसको डिफाइन किया गया था, वो था द साइंस ऑफ सोल। बट ये डेफिनेशन जो है ये रिजेक्ट कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द वर्ड सोल। सोल जो है वो इनटेंजिबल होता है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कोई वेट नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है इस डेफिनेशन को, और रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और वो सेटिस्फाई भी नहीं करती थी साइंस के लॉज को या प्रिंसिपल्स को, ठीक है। उसके बाद साइंस ऑफ सोल जब रिजेक्ट हुई, जो नई डेफिनेशन आई द साइंस ऑफ माइंड, ये थी नई डेफिनेशन साइंस ऑफ सोल के बाद, ठीक है। बट इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि इट डज नॉट इंक्लूड ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। जो साइंस ऑफ माइंड डेफिनेशन थी वो ओवर्ट बिहेवियर को इंक्लूड नहीं करती थी या मेजर नहीं करती थी। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जो आउटवर्डली सीन होता है और जो आराम से मतलब लोगों में दिखता है, ठीक है, पता चलता है, ठीक है। ओके यार, समझ आ रहा है ना? प्लीज बता दो। हाँ सब समझ या में आ। ओके ओके। कहीं पे भी ना समझ में आए प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद साइंस ऑफ माइंड जो है वो भी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो आई वो थी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर ये जो आई ये भी रिजेक्ट हो गई, क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, उसको कोई स्टडी नहीं कर सकता। वो एकदम ऐसे आप पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते कि हाँ ये बंदा अवेयर है या नहीं है। अब कोई इंसान दिखने में आपको लग रहा है कि हाँ वो एकदम अलर्ट है, बट वो अलर्ट नहीं है, वो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो किसी और ही जगह पे घूम रहा है मेंटली। तो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसको आप ऑब्जेक्टिवली नहीं कुछ बोल सकते इसके बारे में, इस वजह से ये भी रिजेक्ट कर दी गई। दूसरा, ये एनिमल्स और ह्यूमन बिहेवियर को इंक्लूड ही नहीं करती थी, ठीक है। उसके बाद जो डेफिनेशन आई मॉडर्न एरा में, वो थी द साइंस ऑफ बिहेवियर, जो कि एक्सेप्ट कर दी गई, ठीक है। एंड यही अभी करंट डेफिनेशन चल रही है। तो अभी जो करंट चल रही है दैट इज साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। साइंस ऑफ बिहेवियर जो थी वो जॉन बी वॉटसन ने डिफाइन करी थी। और अगर हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोले तो वो भी जॉन बी वॉटसन ही है, ठीक है। करंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन अ रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। बेसिकली साइकोलॉजी वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। बिहेवियर जो है वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो इसके बाद अभी समझाया जाएगा, जो कि इस बुक के अंदर है, ठीक है। एंड मेंटल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेंटल प्रोसेस वो टर्म है जो कि इंक्लूड करती है किसी की अवेयरनेस, किसी की कॉन्शियसनेस, या किसी की रिमेम्बरिंग कितनी है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी कितनी है एबिलिटी, ये सब चीजें इवॉल्व करती है मेंटल प्रोसेस, ठीक है। अगर हम बिहेवियर की अगर बात करें तो बिहेवियर इज एनीथिंग और एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सम वे। बिहेवियर बेसिकली वो हर चीज है जो एक ह्यूमन या एक एनिमल, एक जानवर करता है, जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, ठीक है। इट कैन इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिहेवियर हर वो एक्टिविटी है जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, ठीक है। अभी तक समझ आया Madam, सबको? हाँ जी। madam, I have a request. Please go slow. You're speaking too fast. ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। प्लीज जो मैसेजेस आए वो प्लीज मेरे को कोई रीड करके बता देना, क्योंकि मैंने ओपन नहीं किए हुए थे मैसेजेस। ओके, आई विल गो स्लो। बाय द वे, हुदा, हुदा, आर यू लिसनिंग? हुदा,
Naira, are you listening? Yes, Naina. Okay. So can you tell me who is the father of behaviorism? John B. Watson or something. I don't Yeah, correct. Okay. So guys please listen, ठीक है? मैं ऐसे ही किसी से भी पूछ लूंगी बीच में, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि लोग सो रहे हो लिटरली. सो प्लीज लिसन, एंड मैं धीरे थोड़ा जाने की कोशिश करूंगी अब अपनी तरफ से. ओके. अब जो नेक्स्ट है इसमें, दैट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर. ठीक है. बिहेवियर के काफी नेचर होता है, काफी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनके अलग अलग सब पॉइंट दिए हुए हैं, जो कि परमेश्वरम एंड बीना जी ने डिस्क्राइब करे हैं हमारी बुक के अंदर. ओके. सबसे पहला जो फैक्टर है, या सबसे पहला जो नेचर है बिहेवियर का, वो ये है कि बिहेवियर जो होता है वो काफी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. बिहेवियर बेसिकली किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं रहता, काफी ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारे बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है. जैसे कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे कल्चर, हमारे सोशल एनवायरमेंट, या हम जहाँ रह रहे हैं, कुछ भी हो सकती है वो चीजें. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट कल्चर ओनली, तो हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस होता है. मतलब किसी के घर में कोई चीज अच्छी मानी जाती है, किसी के घर में कोई और चीज अच्छी मानी जाती है, तो ये चीज बहुत देखी जाती है नॉर्मल बिहेवियर के अंदर लोगों के. ठीक है. दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज बिहेवियर वेराइज इन कॉम्प्लेक्सिटी. इट सेज some behavior are very simple, such as waving hand, whereas some are very complex, such as landing on the moon or rock dimbling. ठीक है. तो बिहेवियर जो होता है वो वेराई करता है, सबका सबका बिहेवियर अलग होता है. ठीक है. सबका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट होता है. तो सबसे पहली बात ये. दूसरा ये, कुछ बिहेवियर होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जो कि हर जगह देखे जा सकते हैं यार. किसी का छींकना, किसी का हेलो बोलना, ये सब चीजें बहुत सिंपल होती हैं. फिर कुछ बिहेवियर होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कोई गिटार बजा लेता है, कोई एथलीट होता है, कोई बहुत अच्छा होता है खेलने में, कोई स्टडीज में बहुत अच्छा होता है. सबका बिहेवियर वेराई करता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन चीजों के अंदर. ठीक है. तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि देर आर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर. ठीक है. टू डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स. ठीक है. तो इसको मैंने क्वेश्चन में करके लिखा हुआ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर. तो बेसिकली दो है वो. ठीक है. एक तो है दोज बिलोंगिंग टू द इंडिविजुअल, जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमारे खुद के. ये बेसिकली हमारी खुद की बात की जा रही है कि एक तो फैक्टर वो होता है जो हमारे खुद की वजह से इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. दूसरा वो होता है जो एनवायरनमेंट की वजह से होता है. हमारी खुद की अगर बात की जाए तो उसमें इंडिविजुअल के अंडर भी दो आते हैं. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल हो गया जब हमें भूख लगती है तो हमारा बिहेवियर बहुत इन्फ्लुएंस होता है. काफी ऐसे लोग आप लोगों ने देखे होंगे जिनको जब भूख लगी होती है तो वो बड़े जल्दी गुस्से में हो जाते हैं. मतलब काफी ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में बहुत शांत होते हैं, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, एकदम पॉजिटिव सोल सॉर्ट ऑफ पर्सन. बट जब उन्हें भूख लगती है और वक्त पे खाना ना मिले तो फिर उनका सर घूम जाता है. ऐसे से लोग. तो हमारा बिहेवियर जो है काफी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है. उन्हीं में से एक है फिजियोलॉजिकल. ठीक है. थर्स्ट हो गई, हंगर हो गई, ये सब फिजियोलॉजिकल के अंदर आता है. अगर हम साइकोलॉजिकल की बात करें तो एटीट्यूड किसी का, किसी के आइडियाज, किसी के ओपिनियन. हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, हमारे आइडियाज की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस होता है. किसी बंदे को एक आइडिया पसंद है, किसी को नहीं पसंद वो आइडिया. किसी का नेचर ऐसा है कि उसकी वजह से उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद जो दूसरा है, दैट इज दोज बिलोंगिंग टू द एनवायरमेंट. अब फास्ट तो नहीं जा रही ना मैं? No, it's right. ओके. एंड समझ आ रहा है ना सबको? हाँ नैना. ओके. ठीक है. तो दूसरा जो फैक्टर है वो है दोज बिलोंगिंग टू द एनवायरमेंट. इट इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड. हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी फैमिली या एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है. बोलते नहीं है संगति का असर हो जाता है. तो बेसिकली ये चीज वही बोल रही है. जैसे कोई बच्चा है, वो हमेशा से एक हॉस्टल में रहा है, मतलब बचपन से ही वो हॉस्टल में रहा है, तो अगर वो जब हॉस्टल से निकल के बाहर आएगा ना, तो बाहर की दुनिया उसे बहुत अजीब लगेगी और बाहर की दुनिया के लोग
उसको बहुत अजीब समझेंगे, क्योंकि उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, वो बहुत ही डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसको शायद कल्चर की इतनी कोई नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि जब वो एक हॉस्टल के अंदर है तो वो सबके साथ में है, और उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरा जो एक्चुअल कल्चर है वो कैसा है, या मेरी फैमिली के लोग कैसे हैं। ठीक है। दूसरा, हमारे दोस्त बोलते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स हमेशा से ये चीज हमें बोलते आते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, गलत संगति में मत पड़ो। तो वो जो संगति है वो हमारे बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। एंड उसका रीजन ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे बिहेवियर को कहीं ना कोई इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे कि बच्चे होते हैं छोटे, वो जिस बिहेवियर में उन्हें रखा जाता है, जिस एनवायरनमेंट में उन्हें रखा जाता है, वो वैसे बनते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों के सामने काफी बार ये चीज शायद बोली गई होगी कि बड़ों को लड़ना नहीं चाहिए बच्चों के सामने, उसका गलत इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, वो लोग गलत सोचते हैं, वो लोग गलत चीजें सीखते हैं, तो नहीं लड़ना चाहिए ऐसे उनके सामने, ये सब चीजें। ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसमें बेसिकली ये बोला गया है, एवरीवन इज डिफरेंट, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। ठीक है। It varies from one person to other as well as from one group of people to other group of people. हर बंदा जो है एक बंदे से अलग होता है। अब कोई एक क्लास के अंदर अगर 4 ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग, तो वो चारों ग्रुप अलग अलग होंगे। उन चारों ग्रुप के लोग के अंदर काफी सिमिलैरिटी हो सकती है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर अगर काफी सारे जने हैं तो उनमें काफी सिमिलैरिटी होगी, इसी वजह से वो ग्रुप में है। बट अगर हम दूसरे ग्रुप से उनको कंपेयर करें तो उनमें काफी अलग अलग डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि हर बंदा अलग होता है। ठीक है। Therefore, it's natural that if 10 people are put in a same situation, each person's behavior differs from that of other in some aspect or in some degree. Sorry, मैंने यहाँ पे respect लिख दिया, aspect होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि अगर हम एक कमरे के अंदर 10 जनों को बंद कर देते हैं, तो उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनकी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होगी। एक होगा जो बहुत लाउड होगा, एक होगा जो बहुत काम होगा, एक होगा जो शायद ड्राइंग वगैरह में लगा होगा अपनी ही दुनिया में, आर्टिस्टिक टाइप ऑफ, एक होगा जो रीडिंग में घुसा होगा, एक होगा जो जिसको मतलब सबको जा जाके पोक करना होगा और लड़ाइयाँ करनी होगी। ठीक है। तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, सब लोग डिफरेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, दैट इज बिहेवियर ऑल्सो शोज सिमिलैरिटी। ठीक है। अब बिहेवियर, ऐसा नहीं है कि सबका ही बिहेवियर एकदम ही डिफरेंट होता है। कुछ चीजें हैं जो सबके अंदर सिमिलर होती हैं। जैसे कि कोई छींक मारता है तो वो आंखें बंद करता है। अब वो कोई भी बंदा छींक मारे वो आंखें बंद करेगा। ठीक है। अभी वो दूसरे ग्रुप का बंदा हो या तुम्हारे ग्रुप का बंदा हो, छींक मारेगा तो उसकी आंखें अपने आप ऑटोमेटिकली बंद होंगी। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हर बिहेवियर के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर सेम होती है। ठीक है। कोई डाउट है किसी को अभी तक? हेलो, किसी को डाउट है अभी नो तक? नैना। ओके। बिहेवियर का ये खत्म होने वाला है, इसके बाद में पॉइंट पूछूंगी बिहेवियर में मैंने क्या क्या बताया। ओके। क्योंकि किसी को डाउट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है। जो नेक्स्ट है, दैट इज बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टिव। अब जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हमेशा पर्पसफुल होता है, और हर एक्शन का कुछ ना कुछ मतलब, हर एक्शन के लिए कोई ना कोई पर्पस या गोल होता है। जो भी हम एक्शन करते हैं उसका कोई ना कोई गोल होता है। अब जो बिहेवियर है ना, एक तो होता है अप्रोच बिहेवियर, दूसरा होता है अवॉइडेंस बिहेवियर। अप्रोच बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो किसी पॉजिटिव गोल को पाने के लिए किया जाए, और अवॉइडेंस बिहेवियर वो होता है जो नेगेटिव गोल को अवॉइड करने के लिए किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है और वो उठता है, उठ के पानी का ग्लास पीता है। ठीक है। तो उसका गोल यहाँ पे ये था कि उसको पानी पीना है, उसको अपनी थर्स्ट जो है उसको खत्म करनी है, उसको अपनी प्यास बुझानी है, तो वो उठ के पानी पी रहा है, उसका अच्छा गोल है, इसमें पॉजिटिव गोल डायरेक्ट हो रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें अवॉइडेंस बिहेवियर का एग्जांपल लेके, तो एक बच्चा है जो बैठ के पढ़ रहा है। अब वो जो बैठ के पढ़ रहा है उसको ठंड लग रही है, तो वो उठता है और उठ के जाके अपना फैन ऑफ करता है। तो यहाँ पे जो गोल है वो है फैन ऑफ करना, क्योंकि वो अपना डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना चाहता है। वो किस नेगेटिव रोल को अवॉइड कर रहा है? दैट इज अवॉइडिंग हिज डिस्कम्फर्ट ऑफ कोल्ड। ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? Naina, can you give different examples to differentiate between the two? अगर अप्रोच कोई और बिहेवियर, एग्जांपल, या पॉजिटिव गोल और नेगेटिव गोल के लिए।
अच्छा, देखो पॉजिटिव गोल में जो है ना अप्रोच बिहेवियर जो है उसमें ये हो गया कि किसी को अच्छा गोल अचीव करने के लिए वो कोई चीज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इसमें बच्चा था, वो खड़ा होकर पानी पीने के लिए गया अपनी प्यास बुझाने के लिए। अब ऐसे ही मान लो कोई बच्चा, किसी बच्चे को भूख लग रही है, ठीक है, तो वो जाके खाना खाता है। एक सेकंड, मुझे एग्जाम्पल सोचने दो, सॉरी। ओके, एक मिनट। अच्छा ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो अम, हाँ, कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, अब उसका फैन काफी तेज चल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से उसके जो पेजेस है ना बुक के, वो उड़ी जा रहे हैं, तो वो पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से। तो वो पढ़ाई के चक्कर में उठ के गया, उसने एक अम, उसने एक सामने से पेपर वेट उठाया और आके अपनी बुक पे रख दिया। बेसिकली देखा जाए तो वो उठ के गया है वहां पे, तो उसका जो गोल था उठ के जाने का, दैट वाज नॉट रॉन्ग और नॉट एनीथिंग नेगेटिव। वो उठ के गया था वहां से, पेपर वेट उठा के लाया ताकि वो परेशान ना हो पढ़ते हुए और वो कंसंट्रेट कर सके। और यहाँ पे जो गोल है उसको पॉजिटिव है, मेन उसकी पढ़ाई है, उसका गोल जो उसको पूरा करना है और वो पॉजिटिव है अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। अवॉइडेंस बिहेवियर की वहीं पे हम अगर बात करें तो उस वो उठ के गया था वो पेपर वेट उठाने ताकि वो अपना डिस्कम्फर्ट दूर कर सके, ठीक है। समझ आया अब? Yes. किसी के पास और कोई एग्जांपल है तो प्लीज दे सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे इससे ये समझ आया कि पॉजिटिव गोल का मीनिंग ये है कि जब तुम कोई चीज को लाइक ऐड करो, मतलब जैसे कोई चीज तुम्हें एनहांस करेगी, राइट, तुम्हारा जो भी गोल है उसको। तो सपोज फर्स्ट एग्जांपल आपका था, उसने पानी पिया, तो उसको प्यास लगती थी, तो ऑब्वियसली उसका सपोज कंसंट्रेशन नहीं रह रहा था, तो उसने पानी पिया, तब उसका कंसंट्रेशन रह रहा है। फिर ओके, नेगेटिव गोल में उसका अवॉइडेंस गोल है, राइट, तो उसको ठंड लग रही थी तो उसने ठंड को हटा दिया, ठंड को मतलब नेगेट कर दिया उसके उसमें से। मुझे ये समझ आया। या इट्स करेक्ट, ओके, ठीक है। Uh, पॉजिटिव, हाँ if आप I have ऐसे to give another example, जी, तो basically positive goal approach में we are adding something. Suppose अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो what would I do? I will start eating healthy food. तो मैं अपनी हम्म, डाइट में फूड हेल्थ ऐड कर रही हूँ, तो मेरा एक गोल है विच इज पॉजिटिव कि हम्म, मैं चाहती हूँ मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, तो मैं अच्छा हेल्दी खाना खाना शुरू कर दूँ। दैट इज पॉजिटिव गोल डायरेक्टेड। एंड नेगेटिव गोल अवॉइडेंस का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि समवन जिसका हैज अ हैबिट, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की बैड हैबिट है सिगरेट स्मोकिंग, है ना, तो ही हम्म, वांट्स टू अवॉइड दिस बिहेवियर, स्मोक करना, बिकॉज उसकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव गोल है, बेसिकली वो अवॉइड करेगा स्मोक करना। ठीक है, ओके, रिमूविंग स्मोकिंग वो हो जाएगा नेगेटिव गोल, दैट इज अवॉइडेंस बिहेवियर। हाँ जी, एंड पॉजिटिव गोल हो जाएगा कि मैं अच्छा खाना खाना शुरू करूँ, तो मैं एनहांस कर रही हूँ अपनी हेल्थ को, तो पॉजिटिव चीज कुछ ऐड कर रहे हैं। मे बी दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स। हाँ जी, इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। एग्जाम्पल, अगर मैं आपके एग्जाम्पल पे ही ऐड करूँ, आपने डाइट का एग्जाम्पल लिया, राइट, तो जो उसने जंक फूड को अगर उसने अवॉइड करा, राइट, तो वो जंक फूड अवॉइड कर रहा है और हेल्दी फूड ऐड कर रहा है, तो लाइक अप्रोच बिहेवियर ये हो जाएगा कि वो हेल्दी फूड ऐड कर रहा है, और अवॉइडेंस वाला ये हो जाएगा कि वो जंक फूड को अवॉइड कर रहा है, वही सेम एग्जाम्पल में। करेक्ट, 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 हाँ जी, यही है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट, प्लीज ऐसे ही इंटरेस्ट दिखाओ ताकि ना मैं सो ना आप। ठीक है, कंटिन्यू करूं? यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बिहेवियर इज चेंजेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है किसी का बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब कोई इंसान, शायद किसी की संगति अगर गलत हो गई है, उसके एनवायरनमेंट की वजह से उसका बिहेवियर गंदा हो गया है, तो उसको अगर आप अच्छी संगति में रखोगे तो उसका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आप किसी भी इंसान को मॉडिफाई कर सकते हो। इट इज पॉसिबल टू चेंज बिहेवियर बाय मॉडिफाइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर। इट कैन मेक अ गुड बॉय a bad boy and vice versa. These changes are the result of one's practice or experience, that is learning. जैसे कल साहिल ने पढ़ाया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में,
बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू आप किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बिहेवियर जो है वो एक लार्ज एक्सटेंट तक चेंज किया जा सकता है। अब कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उससे वो स्मोकिंग छुड़ाई भी जा सकती है, और कोई इंसान कुछ भी नहीं करता है तो उसको गलत संगति में डाल के स्मोकिंग करनी सिखाई भी जा सकती है, ठीक है। बेसिकली ये यही बोल रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिहेवियर शोज स्टेबिलिटी। इट डज नॉट चेंज विथ एवरी चेंज इन द एनवायरमेंट, nor do all forms of behavior change. Human behavior shows a lot of stability. For example, you may still find your elder preferring old ideas to, though they are living in ultra modern society. अब बिहेवियर जो है, हमारे बिहेवियर के अंदर कुछ चीजें हमेशा स्टेबल रहती हैं। अब जैसे अपने घर में अपनी मम्मियों को देख लो, ठीक है, कितना भी जमाना बदल जाए लेकिन अगर किसी को चोट लगेगी तो वो सबसे पहले हल्दी दूध ही लेके आएंगी, और वो लगाने के लिए भी सबसे पहले हल्दी ही लाएंगी, नो मैटर घर में तुम्हारे बीटाडीन पड़ी हो ना पड़ी हो, ठीक है। तो कुछ चीजें जो हमारे बिहेवियर के अंदर है वो हमारे अंदर हमेशा स्टेबल रहती है, ठीक है। यही यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग हमेशा पुराने पैतरे ही आजमाते हैं, बेशक मॉडर्न एरा में काफी चीजें आ चुकी हों। काफी काफी बार ये भी होता है कि हमारे घर के अंदर चॉपर पड़ा होगा बट हम फिर भी उसे नहीं निकालेंगे, हम खुद बैठ के काटेंगे प्याज को, क्यों? क्योंकि हमें यही आदत है। तो ये कुछ चीजें हमारे बिहेवियर की जो स्टेबल ही रहती हैं, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। अब जैसे कुछ लोगों को साफ सफाई की बहुत आदत होती है तो वो लगे रहेंगे उसके अंदर, बेशक वो चीज कितनी भी साफ क्यों ना हो। मतलब तुम्हारे घर में तुम 4 नौकर भी लगा दोगे, उसके बाद भी वो इंसान साफ सफाई में जाके खुद ही लगा रहेगा, क्योंकि उसके बिहेवियर के अंदर वो चीज है। उसको विश्वास ही नहीं होगा कि ये बंदे ठीक से करके जा रहे हैं नहीं जा रहे, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा Q&A कर देते हैं। अब क्वेश्चंस पूछूं मैं फिर? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Nana, you're audible. ओके Yes, you are. ओके। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है खुशी शाह से। खुशी, आर यू लिसनिंग? यस। ओके, तो मेरे को ये बताओ मॉडर्न एरा में साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया है? ओके, हाँ मैम, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो मैंने थोड़ा ही पढ़ा। आप पीछे के सवाल पूछेंगे तो मुझे ज्यादा आएगा। सॉरी। जी जरूर, पीछे से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। अप्रोच बिहेवियर का कोई एग्जांपल दे दो। अप्रोच बिहेवियर जैसे कि आपने दिया था कि जब बच्चा को प्यास लगी है तो वो पानी पीने जा रहा है, तो शायद जो वो पानी पीने जा रहा है तो वो अप्रोच बिहेवियर पॉजिटिव गोल, शायद कि उसके प्यास लगी है तो उसने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। मतलब सॉरी, आप समझ गए ना? हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, बताओ। तो ये पॉजिटिव अप्रोच, सॉरी पॉजिटिव गोल। अच्छा ठीक है, एक अदर एग्जांपल दीजिए या फिर चलेगा ये? मैं एग्जांपल एक और दूं या आप दे रहे हैं? नहीं, मैंने दिया, लेकिन आप में से भी किसी ने एक दिया था वो आपको मैं दूंगा, और कोई नहीं। मतलब मैंने मतलब ये है कि मैंने आंसर सही दिया है या नहीं। वही दिया है जो मैंने दिया था। ओके, हाँ, आपको समझ आ जाएगा, मेन मुझे ये पूछना है बस। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। अम, अच्छा, किसी को ये पता है साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी वो कब एस्टैब्लिश हुई है? किसी ने नोटिस किया होगा तो फर्स्ट पेज के ऊपर सबसे टॉप पे यही चीज लिखी थी, पता है किसी को? I guess Wilhelm Wundt ने start किया था first laboratory Leibniz एक place में वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मैं एक्चुअली अभी पढ़ाऊंगी आगे, बट इसका ईयर ना फर्स्ट पेज पे लिखी होगी, लिखा हुआ था। आई थॉट अगर किसी ने नोटिस किया हो तो, बट कोई नहीं, ये भी पढ़ाएंगे अभी आगे। अभी यही चीज पढ़ाऊंगी आगे मैं, ठीक है।
तो अभी तक सबको समझ आ गया है? कोई ऐसा तो नहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बोलो। आप मॉडर्न एरा वाला मुझे एक बार फिर से समझाने कि मैं शायद लेट होंगी तो शायद मुझे नहीं पता था, तो प्लीज सॉरी। कोई बात, सॉरी की कोई बात नहीं यार। अभी मैंने ना, अभी मैं नया टॉपिक यही चालू कर रही हूँ, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारी बुक में नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है, और मैंने वहीं से निकाला हुआ है। तो अभी मैं वो पढ़ाऊंगी, उसी में ये कवर कर दूंगी, ठीक है, उसी के अंदर, क्योंकि आना ओके, है मॉडर्न एरा कैसे चालू हुआ था। ओके, किसी को और कोई थैंक डाउट? यू। नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट है किसी को तो? चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, तो अब ये टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब ऐसा सीन है यहाँ पे कि हमारी बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, बट मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत ही आएगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उससे पहले हम ये एक बार फ्लो चार्ट में मैंने सब बना रखा है, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, साइकोलॉजी फिलोसफी से इवॉल्व हुई है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लैब हमारा जो साइकोलॉजी का था दैट इज 1879, जो कि फर्स्ट पेज के टॉप के ऊपर लिखा हुआ था, जो मैं अभी पूछ रही थी, जो लिप्जिग में हुआ है और विलियम वुंट ने किया था ये, ठीक है, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी। ये प्लीज याद रख लो, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी, इसके अंदर से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं बनके। और विलियम वुंट ने जो है एक टर्म निकाली थी दैट इज स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। उनका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है वो यहाँ पे लिखा है। स्ट्रक्चरलिस्ट जो होता है बेसिकली वो पर्सन होता है जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को इंट्रोस्पेक्ट करता है स्टडीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 1819 में लैब इन अमेरिका बाय विलियम जेम्स। सबसे पहले तो इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था वो था हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। उसके बाद था फंक्शनलिज्म, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, पहले स्ट्रक्चरलिस्ट, फिर फंक्शनलिस्ट, फिर बिहेवियरिस्ट, उसके बाद ह्यूमनिस्ट एंड फिर जो प्रेजेंट अभी है दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसको छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखा देती हूँ। नैना पहले टर्म्स समझा दो कि टर्म्स का व्हाट डज दे मीन। ओके ओके ओके, ठीक है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चरलिस्ट की बात करें तो स्ट्रक्चरलिस्ट वो पर्सन होता है जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करता है या इंट्रोस्पेक्ट करता है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट की अगर हम बात करें तो फंक्शनलिस्ट वो पर्सन होता है जो माइंड को, जो स्टडी करता है माइंड और उसके प्रोसेसेस, मतलब माइंड जो है वो कैसे प्रोसेस करता है या कैसे वर्क करता है, वो फंक्शनलिस्ट होता है। और वो थे विलियम जेम्स, ठीक है। उसके बाद जो टर्म आई एक वो थी 1900 में, दैट वाज साइको एनालिसिस। वो थी सिगमंड फ्रूइड के थ्रू। सिगमंड फ्रूइड के बारे में हम आगे बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी क्या थ्योरीज वगैरह वो सब चीजें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रूइड ने क्या कहा था, ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिजायर फॉर फुलफिलिंग देयर प्लेजर और डिजायर्स। बेसिकली साइको एनालिसिस की डेफिनेशन है ये कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मोटिवेट होते हैं अनकॉन्शियस डिजायर को, अनकॉन्शियस डिजायर जो है उनकी फुलफिलिंग, उनके डिजायर्स जो है उनको पूरा करने के लिए मोटिवेट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो, ठीक है। उसके बाद 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट निकाला गया था जो कि एल्बर्ट बिनेट ने निकाला था और थेराइड सिमन ने निकाला था। ये भी हम पढ़ेंगे, ये आई थिंक 103 में है, बीपीसीसी 103 में। फिर उसके बाद जो है 1961 में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि इंडिया में बना था दैट वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। ये चीज प्लीज याद रखना, ओके। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई दैट इज 1920 में गेस्टॉल्ट की साइकोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। गेस्टॉल्ट के आगे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे परसेप्शन चैप्टर के अंदर, ठीक है।
उसके बाद जमाना आया एक जॉन वॉटसन एंड स्किनर का, ठीक है। उन्होंने बोला साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये एक नई चीज लाए जॉन बी वॉटसन एंड स्किनर। आप लोगों ने रैट वाला एक्सपेरिमेंट कल साहिल ने बताया था, वो सब बिहेवियरिज्म बाय जॉन बी वॉटसन एंड स्किनर जो है उन्होंने निकाला था 1924 में। उसके बाद जो आया वो था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बाय कार्ल रोगर्स एंड अब्राहम मैस्लो। मैस्लो की थ्योरी भी हमने कल पढ़ी थी, जिसमें मोटिवेशन के बारे में बताया गया था। मेन जो मैस्लो की थ्योरी है दैट इज ऑफ मोटिवेशन, काफी फेमस है और हमारी 2-3 बुक्स के अंदर ये थ्योरी है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी को कल साहिल ने भी समझाया था, आगे मोटिवेशन चैप्टर में मैं भी समझाऊंगी इस थ्योरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से याद करना। ये हमारे असाइनमेंट के अंदर भी थी, असाइनमेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन था इस थ्योरी के रिलेटेड, ठीक है। 1953 के अंदर स्किनर की एक बुक रिलीज हुई थी दैट वाज साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो काफी फेमस बुक है, ठीक है। इसके बाद का सच इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अब इंडिया में साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई और किस किस फेज में हुई। बेसिकली इंडिया में जो साइकोलॉजी की डेवलपमेंट हुई थी ना, वो काफी फेजेस में हुई थी। मतलब बेसिकली वो 4 फेजेस के अंदर डेवलपमेंट हुई है उसकी। पहले तो साइकोलॉजी को कंटिन्यू कर दी गया वेस्टर्न फिलोसफी के उसमें डेवलप कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो मेन डेवलपमेंट इंडिया में चालू हुई थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में। फिलोसफी को ही जब डेवलप किया गया था साइकोलॉजी में या वेस्टर्न साइकोलॉजी में, तो वो कैलकटा यूनिवर्सिटी में किया गया था। और इंडिया में अगर हम बात करें कि फर्स्ट लैब कब इस्टेब्लिश हुआ था साइकोलॉजी का, तो दैट वाज इन 1915 यहाँ पे, ठीक है। 1916 में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ था या डेवलप हुआ था, ठीक है। आई नो ये सब थोड़ा बहुत बहुत बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये बेसिकली रटने वाली चीजें हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं ये भेज दूंगी अभी पढ़ाने की जगह, मतलब नहीं बोर हो रहे हो अगर आप लोग तो, ठीक है। नैना पढ़ा भी दो पर नोट चेक कर देना प्लीज। अच्छा, आगे बढ़े फिर। हाँ मैं ना श्योर। पढ़ा दूंगी। हाँ जी, मैं ना, सब बोल रहे हैं कि बोर नहीं हो रहा है तो आप वो पढ़ा सकते हो। ओके ओके, ठीक है। आई एम सॉरी यार, इसमें बहुत डेट्स वगैरह है, ठीक है, तो मुझे इसलिए लगा कि कहीं बोर ना हो रहे हो सब लोग। चलो फिर आगे देखते हैं। इंडियन एक्सपीरियंस जो था साइकोलॉजी का वो 1980s में मेन एक्सपीरियंस जो था वो पब्लिश मेन जो हुआ 1980s में हुआ है। फेज 1 जो था वो था टिल इंडिपेंडेंस, फेज 1 साइकोलॉजी का। दूसरा फेज था टिल 1960, ठीक है। तीसरा फेज जो साइकोलॉजी का था वो 1970 का था, और 1970 के बाद का जो फेज है वो फेज 4 है। अब इन चारों फेज के अंदर क्या क्या चीजें थी और क्या क्या कौन कौन से तरीके की साइकोलॉजी पढ़ी गई थी, ये वो है। ये एक बुक है चिकरेली नाम की, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो निकाल के एक बार स्टडी करके खुद फिर आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। ये फेजेस के बारे में उसके अंदर काफी अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू दिया हुआ है। तो फर्स्ट फेज जो था उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिकल, ये इस तरीके की साइकोलॉजी बेसिकली पढ़ाई गई थी। एक्सपेरिमेंटल या साइको एनालिटिकल अगर हम बात करें तो ये सिगमंड फ्रूइड, विलियम वुंट और विलियम जेम्स, इन तीनों के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इन तीनों की जो थ्योरीज थी वो सारी थी जो फेज 1 के अंदर इंक्लूड हुई थी। फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 में साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस जो थी वो एक्सपैंड होनी चालू हुई थी। साइकोलॉजी की काफी अलग अलग ब्रांचेस है जिसकी बात हम सेकेंड चैप्टर के अंदर करेंगे। वो सारी जो थी वो फेज 2 में चालू हुई थी। फेज 2 हमारा था 1960 का, ठीक है। तो इस फेज के अंदर वो चीजें चालू हुई थी। फेज 3 जो था वो काफी प्रॉब्लम ओरिएंटेड था, इसके अंदर काफी रिसर्च करी गई थी, ठीक है। हम रिसर्च
बेसिकली रिसर्च जो है, हम स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी के अंदर काफी चीजें इस बारे में पढ़ेंगे। तो फेज 3 जो है अपनी, वो रिसर्च और प्रॉब्लम ओरिएंटेड थी। फेज 4 की अगर हम बात करें तो वो फेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन, वेस्टर्न फ्रेम वाज, सॉरी एक सेकेंड, एक मिनट इसको रोटेट करने दो। ठीक है, इंडिजियस साइकोलॉजी की बात करें तो वो साइकोलॉजी है सोशली एंड कल्चरली रेलेवेंट फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन एंशियंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। इंडिजियस साइकोलॉजी अपनी इंडिया की साइकोलॉजी के रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारे 103 में हम काफी इस बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डेवलप करी थी, जिसके अंदर हमारी इंडिया के या हमारे कल्चर, हमारे सोशल रिलेटेड काफी फ्रेमवर्क्स को डेवलप किया गया था। जैसे हमने कल भी पढ़ा था 103, जिसने क्लास अटेंड करी थी कल, साहिल की चैप्टर 1 में उन्होंने एंड में पढ़ाया था इस बारे में, कर्मा वगैरह जो चीजें थी वो सारी हमारी इंडिजियस साइकोलॉजी के अंडर आती हैं, ठीक है। इंडियन एंशियंट हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे या टेक्स्ट थे, उन्हीं के बेसिस पे डेवलप किया गया था। ओके, अब इसके बाद जो आता है इस चैप्टर के अंदर, वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली, जो कि हमारी बुक के अंदर है। 2 टॉपिक्स रह गए बस इस चैप्टर के। अगर आप लोग बोलते तो ये चैप्टर मैं आज ही खत्म करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद एक बार मेरे को प्लीज ये बता दो कि आप लोग चाहते हो कि मतलब ये चैप्टर मैं आज जो बुक के अंदर है वो खत्म करा दूं, उसके बाद फिर चिकरेली या किसी और बुक से जो इस चैप्टर की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं कल कराऊं, या फिर कल मैं सेकंड चैप्टर चालू कर दूं? प्लीज मेरे को एक बार ये बता दो। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है वो देना कल। वो कल कराऊं फिर मैं? हाँ मतलब अगर अभी आप टाइम है। आज करा सकते हो तो करा दो अगर टाइम है तो। देखो चैप्टर 2 के लिए 2 क्लासेस हमने प्लान करी थी, ठीक है। चैप्टर 1 के लिए, सॉरी, चैप्टर 1 के लिए 2 क्लासेस हमने प्लान करी थी, बट चैप्टर 1 काफी छोटा है, वो एक क्लास के अंदर ही आज ही मैं खत्म करा सकती हूँ, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। जस्ट 2 टॉपिक और रह गए हैं, मुश्किल से 2 पेज के एंड वो, ठीक है। तो उनको मैं आज ही करा सकती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो कल मैं फिर एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करूंगी चैप्टर 1 के रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन। अगर नहीं चाहते तो चैप्टर 2 कल स्टार्ट करेंगे। तो मेरे को बता दो क्या चाहते हो, उसी हाँ तो अकॉर्डिंग कल चलेंगे। एक्स्ट्रा, कल हाँ, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। प्लीज मैं ना चैट सब बॉक्स में डाल दो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन फेवर कि आज कंप्लीट कर लेते हैं अपनी बुक का, एंड कल वी कैन लाइक डेडिकेट ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं वो लोग चैट बॉक्स में डाल दो प्लीज, मैं देख लेती हूँ, ठीक है, जिसको जो करना है। मतलब जैसी मेजोरिटी होगी, ज्यादा है तो ग्रुप में पोल डाल देंगे, ठीक है, वो कर उसको प्लीज बता देना फिर उस पोल में। बाकी टेलीग्राम वाला प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ। एक सेकंड रुको, मैं वो पीडीएफ निकाल लेती हूँ, उसके बाद स्क्रीन शेयर करूंगी 2 टॉपिक्स जो रह गए हैं, ठीक है। तब तक किसी को डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में लिख दो, पूछना है पूछ लो। આ બધા છે ને જો આ કોઈનામાં અને આ છે ને બગડી બોયઝ ને થોડી લગાવે છે મતલબ મોટા છે એક તો કહું છું જો ને એટલે અંદરથી કેટલા કરવાના न्यूज में किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। કોઈ પડી કે પગડી આવે એ પેલા એ નહીં આવતા શું માર્કી આવે છે
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो बेसिकली फोकस करती है ह्यूमन स्ट्रेस पे, ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज पे। जैसे कि मैस्लो जो है वो काफी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं। देखा जाए तो उनकी जो थ्योरीज है, जैसे हायरार्किकल थ्योरी जो है उनकी, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ही फोकस करती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बेसिकली वो है जो हमारी बेसिक नीड्स के बारे में बात करे। क्या हमारी क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट कर सकती हैं, जो हमें ह्यूमनिकली मोटिवेट कर सकती हैं और हमें आगे बढ़ा सकती हैं। ठीक है, और हमें किस किस चीज की नीड होती है, कि जब सबसे पहले जो हमारी नीड होती है वो होती है नेसेसिटी हमारी, जो हमें नेसेसरी है चीजें सबसे पहले उनको हम कंप्लीट करते हैं, एंड सो ऑन। ये पूरी एक थ्योरी है मैस्लो की जो आगे चल के आएगी। ठीक है, उसके अंदर मैं इलाबोरेट करके अच्छे से बता दूंगी। अभी के लिए आई होप इतना काम कर गया होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आगे का। चलो, तो अब जो है वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का ओरिजिन जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ 1870 में हुआ था। साइकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बनी है, साइकी एंड लोगोस। ठीक है, साइकी का जो मतलब होता है दैट इज सोल, और लोगोस का जो मतलब होता है दैट इज स्टडी और नॉलेज। बेसिकली जैसे कि डेफिनेशन बताया गया था, साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि स्टडी करती है बेसिकली, एंड साइकोलॉजी का मीनिंग ही यही है, सोल और नॉलेज। ठीक है, व्हेन डिड साइकोलॉजी इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन? तो ये है 1879 बाय विलियम वुंट, और इन्होंने ही फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश किया था। ही इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, एंड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में हुआ था, जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में बुक में नहीं है, आप लोग बुक में पढ़ सकते हो। ऑल्सो ये चैप्टर क्लास के बाद एक बार प्लीज सब लोग रीड कर लेना, कोई भी दिक्कत हो कल की क्लास में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो विलियम वुंट को ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज किया गया था। बेसिकली फाउंडर और फादर दोनों ही वही थे साइकोलॉजी के, फाउंडर एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों ही विलियम वुंट थे। साइकोलॉजी यूनिक फील्ड या इंडिपेंडेंट एकेडमिक, दोनों ही सेम बात है, 1879 में हुई थी। दोनों अलग अलग वर्ड्स में लिखी हुई है बट बात सेम है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज जॉन बी वॉटसन जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, विलियम वुंट की थ्योरी या इन चीजों के खिलाफ थे। तो वो थोड़ा उनसे अलग थे। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत ना इंटरेस्टिंग सा एक पूरा चार्ट है, फ्लो चार्ट है। इसके बारे में आप लोग को कल बहुत अच्छे से बताऊंगी, हम पूरा चार्ट निकाल के रखूंगी। ठीक है, उसके अंदर ये सब दिया हो कि कौन किसका स्टूडेंट था, किसने क्या चीज इवॉल्व की है, विलियम वुंट, जॉन बी वॉटसन, इनके बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। तो मैं उस बारे में आपको कल पूरा वो चार्ट शेयर करके वो पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक जो है ना अपनी बुक का दैट इज साइकोलॉजी या साइंस। बट इससे पहले अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले, हाँ जी, नकिया आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब साहिल आप बताओ। साहिल, साहिल यस ऑडिबल? अच्छा, तो आप ये बताओ। यस, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी साइकोलॉजी की वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? Laboratory, I think 1979. क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सही बोला है। और किसने एस्टेब्लिश की थी?
साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी किसने एस्टेब्लिश की थी? विलियम वोंट। ओके, विलियम वोंट को और क्या बोला जाता है? साहिल, ये आप नहीं बताओगे, एक मिनट। मधु, मधु, एम आई ऑडिबल? मधु, ऑलराइट, अगर किसी को ये पता तो प्लीज बता देना। साइकोलॉजी की लेबोरेटरी फादर एंड फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड वंस एक्शन आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डैश। ये बेसिकली एक लाइन है जो कि बिहेवियर के फैक्टर्स में से है। पता है किसी को? Towards the goal. करेक्ट, टुवर्ड्स सम गोल और द अदर। मतलब ह्यूमन बिहेवियर जो है पर्पसफुल होता है, किसी ना किसी गोल की तरफ डायरेक्टेड हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, dash includes all action and responses of organisms that can be measured directly or indirectly। ये किसी चीज की डेफिनेशन है, जस्ट अ हिंट। किसी को पता है तो प्लीज बताओ। बिहेवियरिज्म। करेक्ट। ओके, चलो अभी लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट टॉपिक है अपना साइकोलॉजी या साइंस। सबसे पहले तो हमें साइंस की डेफिनेशन दी गई है इसके अंदर कि साइंस होता क्या है। साइंस बेसिकली सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि गैदर्ड थ्रू केयरफुली और ऑब्जर्व। मॉर्गन के हिसाब से साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि काफी अच्छे से ग्रैब की गई होती है, केयरफुली ऑब्जर्व्ड होती है और मेजरिंग इवेंट्स के बारे में बताती है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस की अगर हम बात करें जो कि साइकोलॉजी से काफी मिलते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है? Like other discipline of science, the discipline of psychology rests on experiment or observation rather than an argument, opinion, or belief. Psychology के basically काफी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, काफी एक्सपेरिमेंट्स होती हैं जो कि डिसिप्लिन तरीके से होती हैं। एंड साइकोलॉजी जो है उसके अंदर आगे आप लोग पढ़ोगे काफी एक्सपेरिमेंट्स, काफी थ्योरीज, काफी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? हाइपोथेसिस पहले जैसे बनता है, उसके बाद फिर उनके बारे में पढ़ा जाता है। इस चीज के बारे में भी स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? और साइंस के अंदर भी देखा जाए तो यही होता है। साइंस के अंदर काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, काफी काफी ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ये नहीं होता इन चीज की साइकोलॉजी और साइंस के अंदर कि लोग डिबेट करने बैठ गए किसी टॉपिक पे। अगर किसी को डिबेट करनी है तो वो अपने एक्सपेरिमेंट या अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू प्रूव करके दिखाए चीजों को। बेसिकली यही ये एक सिमिलैरिटी है जो कि साइंस में भी है और साइकोलॉजी में भी है, ठीक है? दूसरा जो है वो ये है सिस्टमेटिक अप्रोच एंड थ्योरी। जैसे कि साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वैसे ही साइकोलॉजी ऑल्सो फॉलोज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर, ठीक है? साइकोलॉजी के अंदर भी पहले हाइपोथेसिस होते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन होते हैं, फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इन्हीं सब चीजों को स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही है साइकोलॉजी के अंदर। और साइकोलॉजी के अंदर मेनली होता भी यही है। अगर हम लर्निंग में भी किसी थ्योरी के बारे में बात करें या हम मैस्लो की ही थ्योरी के बारे में बात करें तो ऑब्वियस बात है उन्होंने पहले कुछ ऑब्जर्व किया होगा, फिर लोगों से पता वता किया होगा, डाटा कलेक्ट किया होगा, फिर लोगों की जो डाटा है उसको ऑब्जर्व किया होगा और एनालाइज किया होगा कि कितनी चीजें कॉमन आती हैं, क्या क्या लोगों के अंदर क्या चीज कॉमन आती है, उसी के बेसिस पे कुछ इंटरप्रेट करके ही उन्होंने ये थ्योरी निकाली होगी, ठीक है? तो बहुत ही एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के बस एक थ्योरी छाप दी और वो हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रोसीजर एक पूरा है जो कि साइंस के अंदर भी है और साइकोलॉजी के अंदर भी है। लास्ट जो है दैट इज मेजरमेंट। जैसे कि फिजिक्स इज रैंक्ड highest among the science as it has developed the most precious measurement। एक सेकेंड यार, मेजरमेंट वाला पॉइंट बुक में पढ़ने दे। हाँ, साइंस का अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो साइंस के अंदर काफी मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है?
जैसे फिजिक्स की बात कर ले, फिजिक्स जो है वो हाईली रैंक की गई है मोस्ट साइंटिस्ट के थ्रू। ज्यादातर साइंटिस्ट ने फिजिक्स को हाईएस्ट रैंक दी गई है अमंग साइंस, ठीक है। और बेसिकली इसमें यही बोला गया है। और आगे एक्चुअली कुछ नहीं है, खत्म है चैप्टर पूरा, ठीक है। कुछ टर्म्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बिहेवियर वगैरह, ये सब मैंने आपको समझा ही दिया है। तो ओवर होता है।